Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This is the second lecture for class 8th history chapter number 3 ruling the countryside. पिछले लेक्चर में हमने देखा कि चैप्टर की एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, एक स्टोरी लाइन क्या होना चाहिए चैप्टर को पढ़ने के लिए, है ना। हमने देखा कि किस तरीके से जब कंपनी दीवान बनती है उसके पास राइट्स आते हैं कि वो बंगाल के रेवेन्यू को यूज़ कर पाएगी। बंगाल के रेवेन्यू को यूज़ कर पाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि लोग जो पैसा कंपनी को दे रहे थे, ठीक है, people who were paying the revenue to the company was never being used for the people, for the welfare of the people, है ना। ये जो रेवेन्यू था, जो बंगाल से रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, जिसके कारण दीवान बनी होती है कंपनी इसको पूरे तरीके से कंपनी के प्रॉफिट के लिए यूज़ करती है। दो मोटिव्स होते हैं, एक तो प्रॉफिट को एक्सपैंड करना है ना, मतलब ट्रेड को एक्सपैंड करना है, और दूसरा कंपनी की जो टेरिटरीज़ हैं उनको एक्सपैंड करना है ना, और ज़्यादा एरिया कंपनी के अंदर लेना है। तो ये दो कारण होते हैं कि दीवानी राइट्स जो हैं वो पूरा का पूरा कंपनी के लिए यूज़ किए जाते हैं, राइट। अब यहाँ पर हमने देखा कि जब कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है, हाई टैक्सेस होते हैं जिसके कारण लोग पे नहीं कर पाते, और फिर अल्टीमेटली बहुत सी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, मतलब जो इंडिगो वगैरह प्लांट करेंगे, है ना, इन सब के कारण क्या आएगा, फेमाइन लाइक कंडीशन आ जाती है, ठीक है। फूड ग्रेन्स ग्रो नहीं कर पाते, सॉइल क्वालिटी ख़राब होने लगती है, और फेमाइन फेस करना पड़ता है बंगाल को, जिसमें 1/3 पॉपुलेशन जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, राइट। अब इस इस लेक्चर की जो कहानी है ये शुरू होगी आपके इसी रेवेन्यू को बढ़ाने से, ठीक है। अब देखो, फेमाइन लाइक कंडीशन आ गई है, मतलब कि एग्रीकल्चर बहुत वीक है, एग्रीकल्चर वीक है, और ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर के कारण ही रेवेन्यू पे कर पा रहे हैं। किसान ही है जिससे ज़्यादा रेवेन्यू लिया जा रहा था। अब एग्रीकल्चर ख़राब होगा तो क्या फार्मर या जो पीजेंट है वो दे पाएगा रेवेन्यू? नहीं। अगर पीजेंट रेवेन्यू नहीं दे पाएगा तो कंपनी के पास रेवेन्यू नहीं आएगा, और कंपनी के पास अगर रेवेन्यू नहीं आएगा तो कंपनी अपने ट्रेड को कैसे एक्सपैंड करेगी, और साथ में टेरिटरीज़ का एक्सपेंशन कैसे करेगी, है ना। तो यहाँ पर कंपनी को लगता है कि हमें सबसे पहले एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, राइट। दैट्स वाई द हेडिंग ऑफ द लेक्चर इज नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, ठीक है। अभी एग्रीकल्चर इम्प्रूव कैसे करेंगे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, और जब हमने ट्रेड टू टेरिटरी पढ़ा था सेकेंड चैप्टर, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि कंपनी को बहुत ज़्यादा कुछ वेलफेयर करने में या बहुत ज़्यादा कुछ डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में इंटरेस्ट नहीं रहता है, ठीक है। उनको पावर चाहिए, उनको रेवेन्यू चाहिए, लेकिन दे डू नॉट वांट टू फुलफिल एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर भी सेम होगा। कैसे? कंपनी को रेवेन्यू इंक्रीज करने, लेकिन एग्रीकल्चर को बेटर करने के लिए उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, तो फिर से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की, वो किसके ऊपर डाल दी जाएगी? ज़मींदार्स, ठीक है। अब ये ज़मींदार्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे। देखो, यहाँ पर जो राजा या फिर जो तालुकदार है ना, मतलब राजा यानी किसी भी टेरिटरी का जो लीडर है, ठीक है, जो उसको रूल कर रहा था अंडर दी कंपनी, और तालुकदार यानी छोटे छोटे जो तालुकाज थी उनके जो लीडर थे उनको तालुकदार बोला गया है, राइट। जब राजा और तालुकदार जो होते हैं ये लोग क्या करेंगे, इनको बना दिया जाएगा ज़मींदार। कंपनी बोलेगी राजा और तालुकदार से कि अब हम आपको बनाते हैं ज़मींदार, मतलब इनको एक अथॉरिटी दी, इनको एक पोस्ट दे दी गई, ठीक है। और ज़मींदार का मतलब क्या होता है कि कंपनी पर्टिकुलर एरियाज़ की ओनरशिप किसको देगी? ज़मींदार्स को, राइट। लेकिन ज़मींदार्स खुद तो जाके खेती करेंगे नहीं, फील्ड में काम तो करेंगे नहीं, तो इनके अंडर काम करेंगे पीजेंट्स, ऐसे पीजेंट्स जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन है, ठीक है, और कुछ ऐसे पीजेंट्स जो टेनेंट्स हैं, यानी जो किराए की ज़मीन लेकर उस पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, उनको टेनेंट बोलेंगे। यहाँ पर ज़मींदार क्या करेंगे, जैसे मान लो कि ये एक ज़मींदार है और इसकी ज़मींदारी इतने लैंड पर है, ठीक है, मतलब कंपनी ने बोल दिया है कि इतना पर्टिकुलर एरिया हम आपको एज ज़मींदारी देते हैं, ठीक है, और इसके लीडर आप हैं तो आप कहलाएंगे ज़मींदार, फाइन। अब इस पूरे एरिया का लीडर कौन कहलाएगा? ये पर्टिकुलर ज़मींदार। और इसका काम क्या है? जो भी यहाँ पर काम करने वाले किसान हैं, चाहे वो टेनेंट हो या जिनके पास खुद की ज़मीन हो,
ठीक है, उन सबको टैक्स किसको देना पड़ेगा? ज़मींदार को। जो भी रेवेन्यू पे करना है ये पीजेंट्स डायरेक्टली कंपनी को नहीं देंगे, है ना, मतलब एक इनडायरेक्ट पाथ फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, किसको देंगे? ये देंगे ज़मींदार को और ज़मींदार देंगे कंपनी को, राइट। क्यों इनडायरेक्ट? ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का काम किसका है? ज़मींदार का। कंपनी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, ठीक है, इसलिए इनडायरेक्ट तरीके से क्या कर रहे हैं? रेवेन्यू को लिया जा रहा है, ठीक है। चलो, अब एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए सबसे पहला स्टेप लिया जाता है 1793 में। यहाँ पर आएगा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। एक चीज़ और, एक तरीके का डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं कि इस चैप्टर में आप 3 इंपॉर्टेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ज़मींदारी सिस्टम या फिर जिसको आप परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं, महालवारी सिस्टम एंड रियोतवारी सिस्टम। ये 3 एक तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट करने के सिस्टम से 2 अलग अलग समय पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाए, ठीक है, ताकि वो पीजेंट से टैक्स को इकट्ठा कर सके। लेकिन अगर आप ये तीनों सिस्टम्स की सिर्फ और सिर्फ बेसिक कैरेक्टर्स को याद करने की कोशिश करते हैं बिना ये बैक स्टोरी अपने दिमाग में बनाए, तो आप पक्का से इसको भूलने वाले हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में अगर MCQs आते हैं या फिर आपसे थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। और हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में मिक्सअप हो जाएं। इसके लिए क्या ज़रूरी है? सबसे आसान तरीका बैक स्टोरी, है ना। एक पूरा लिंक बनाओ और इस तरीके से बनाओ कि आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े, सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। इसलिए मैंने ये वाली स्टोरी आपको पहले बताई और परमानेंट सेटलमेंट कब आया ये बाद में बताया, ठीक है। चलो, परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम का मतलब क्या है? सेटलमेंट, ठीक है। सेटलमेंट मतलब एक तरीके का एग्रीमेंट, किसके बीच में? कंपनी और ज़मींदार। ज़मींदार कौन है? यहाँ पे जो राजा और तालुकदार थे उनको ज़मींदार बना दिया गया, ठीक है। और परमानेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो एक लंबे समय के लिए चलने वाली है, जो बार बार चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम? रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि कंपनी को किससे मतलब था? सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू, ठीक है। हमने देखा था 1777 में फेमाइन आया जिसके कारण कंडीशंस ख़राब हुई, एग्रीकल्चर ख़राब हुआ और लोग टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे, लोग रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। तो कंपनी को समझ में आया कि ज़रूरी है कि पहले हम एग्रीकल्चर को ठीक करें, ठीक है, तभी हमारे पास रेवेन्यू आएगा। एग्रीकल्चर को ठीक करने की जिम्मेदारी किसको दे दी? ज़मींदार्स को, है ना। और यहाँ पर एक सिस्टम लेकर आए जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, या फिर आप इसको ही ज़मींदारी सिस्टम भी कहेंगे, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है कि ज़मींदारी सिस्टम क्या है और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या है, ये दोनों एक ही है, नाम बस अलग अलग है। इस सिस्टम में क्या होता है? रेवेन्यू जो होता है उसको फिक्स कर दिया जाता है। रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड बाय दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। कंपनी ने बोला कि भाई देखो, हमने एक रेवेन्यू फिक्स कर दिया है, ठीक है, और ये आगे कभी भी बढ़ाया नहीं जाएगा। द रेवेन्यू विल नेवर बी इंक्रीज्ड इन फ्यूचर, ठीक है। मान लो कि कंपनी बोल देती है कि 100 रुपये रेवेन्यू हम किससे लेंगे? पीजेंट से, ठीक है। तो ये हो गया एक परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, एक परमानेंट अमाउंट फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, 100 रुपये। अब कंपनी ने एक और क्लॉज इसमें ऐड कर दिया कि ये आगे कभी नहीं बढ़ेगा। आगे नहीं बढ़ेगा इसका मतलब क्या है कि अगर एग्रीकल्चरल कंडीशंस इम्प्रूव होती हैं, ठीक है, और कोई किसान जो है उसका ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन होता है, और मान लो कि ये जो ज़मींदार है ये टैक्स किसको लेना है? ये रेवेन्यू किसको लेना है? ज़मींदार को, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा होता है, एग्रीकल्चर अच्छा होता है और ज़मींदार केपेबल है कि वो किसान से 150 रुपये ले रहा है, ठीक है, तो उसको कंपनी को कितने देने हैं? 100। तो ये जो एक्स्ट्रा 50 रुपये हुए किसकी जेब में जा रहे हैं? ज़मींदार की जेब में। तो ज़मींदार के पास इंसेंटिव है, ठीक है। लेकिन अब आप सोचो कि कंपनी अपना लॉस कैसे करेगी, है ना। कंपनी चालाक है, उसके पास दिमाग है। कंपनी का क्या कहना था कि देखो, एक तरीके से ये ज़मींदार को लालच देने के लिए अच्छा काम है, लेकिन उसको पता था कि एग्रीकल्चरल कंडीशंस अच्छी है ही नहीं, है ना। तो इवन जो पीजेंट्स थे वो ये 100 रुपये भी पे नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अगर मान लो किसी पीजेंट
का प्रोडक्शन नहीं अच्छा हुआ और वो सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज़ दे पाया ज़मींदार को, ठीक है। लेकिन ज़मींदार को किस कंपनी को देने हैं 100 रुपीज़, तो जो बाकी के 20 रुपीज़ हैं वो कहाँ से जाएंगे, ज़मींदार की जेब से, ठीक है। अगर ये जो पीजेंट है ये ज़मींदार को रेवेन्यू नहीं दे पा रहा तो ज़मींदार इसकी ज़मीन को छुड़ा लेगा, ठीक है। मतलब कि पीजेंट्स को डर था कि उनकी जो ज़मीन है उससे ओनरशिप राइट्स भी जा सकते हैं, है ना, अगर वो रेवेन्यू पे नहीं कर पाए। और अगर ये ज़मींदार जो है ये कंपनी को प्रॉपर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू नहीं पे कर पाया ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी पीजेंट्स, है ना, उसकी ज़मींदारी में जितने भी पीजेंट्स आते हैं अगर उनसे लेकर उतना टैक्स ज़मींदार पे नहीं कर पाया तो फिर ज़मींदार की ज़मींदारी उससे छीन ली जाती है ना। मतलब कि उसको जो अथॉरिटी दी थी वो उससे वापस ले ली जाएगी और जितना एरिया उसको दिया जाता है वो भी उससे वापस ले लिया जाएगा, राइट। सो दिस वाज द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, है ना। कंपनी ने क्या बोला कि हम एक अमाउंट फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, और आपको ज़मींदार बनाते हैं, तो आपको क्या करना है, उस पूरे एरिया से किसानों से आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है और हमको देना है। अगर प्रॉफिट होता है तो आप रख लेना, लॉस भी होता है तो भी आप तो हमें उतना फिक्स्ड अमाउंट दोगे ही दोगे, ठीक है। कंपनी का सबसे बड़ा मोटिव क्या था, अपना रेवेन्यू फिक्स करना, है ना। क्योंकि देखो कंपनी के जो एक्सपेंसेस थे वो तो इंक्रीज हो ही रहे थे, है ना। कंपनी के एक्सपेंसेस कहीं से कम नहीं हो रहे थे। अब कंपनी के एक्सपेंसेस कम नहीं होंगे लेकिन कंपनी के पास रेवेन्यू कम होगा, तो कंपनी ने क्या सोचा कि देखो यहाँ पर फेमाइन आ रहा है, यहाँ पर एग्रीकल्चर कंडीशंस ख़राब हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, हमें पैसा मिलते रहना चाहिए। और हमें पैसा कब मिलेगा, जब हम एक अमाउंट परमानेंटली फिक्स्ड कर देंगे, ठीक है। इसलिए ये लेकर आते हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। क्योंकि कंपनी को पता होता है कि अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा अच्छा तो रेवेन्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रेवेन्यू सुधारने की जिम्मेदारी दे दो किसी और को, ठीक है, और उसको बेवकूफ़ बनाकर एक तरीके से उसको आप लालच देकर आप क्या करो, अपना रेवेन्यू तो फिक्स कर लो, बाकी जो भी कंडीशंस होंगी वो ज़मींदार संभालेगा। अब ज़मींदार को अगर डर होगा कि उसकी ज़मींदारी उससे छीन ली जाएगी, राइट, तो वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि एग्रीकल्चरल कंडीशंस सुधर जाए, है ना, सॉइल क्वालिटी सुधर जाए या लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर कर पाएँ ताकि उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू मिले और वो कंपनी को दे सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशंस थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएंगी, कंपनी खुद इस जाल में फंसेगी और उसको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम हटाना पड़ेगा। कैसे, दो कारण थे। सबसे पहले कंपनी को लगता है कि ज़मींदार लोग कोशिश करेंगे कि लैंड क्वालिटी इंक्रीज़ हो, लेकिन ये नहीं करते, राइट। ज़मींदार कोशिश ही नहीं करते कि एग्रीकल्चरल कंडीशंस इम्प्रूव हो, ठीक है। दूसरा कारण क्या होता है, दूसरा कारण ये है कि ज़मींदार को खुद को पता होता है कि जितना अमाउंट इन्होंने फिक्स कर दिया, ये जो 100 रुपीज़ हैं ये खुद इतने ज़्यादा लग रहे थे। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है, ये 100 150 कुछ नहीं था, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए, राइट। अब ज़मींदार को ये जो 100 रुपीज़ थी, जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू था, यही इतना ज़्यादा लग रहा था कि वो केपेबल नहीं थे कि उतना पैसा वो पीजेंट से ले लें, ठीक है। तो ज़मींदार ने बोला कि भाई इतना तो नहीं हो पाएगा, तो दे डिडंट ट्राई टू इम्प्रूव दी एग्रीकल्चरल कंडीशंस। तीसरा, फार्मर्स या जो पीजेंट्स थे वो खुद ही नहीं टैक्स पे कर पा रहे थे, कारण एग्रीकल्चर कंडीशन अच्छी नहीं है, फेमाइन से उभरे हैं, ज़मीन की क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी साथ नहीं दे रही हैं, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि पीजेंट्स बहुत इनसिक्योर रहेंगे क्योंकि उनको पता है कि वो उतना प्रोडक्शन करके रेवेन्यू नहीं दे पाएंगे, राइट। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनकी जो ज़मीन है, ठीक है, उनकी जो ज़मीन की ओनरशिप है उसको उनसे छीन लिया जाएगा बाय दी ज़मींदार, और ज़मींदार अगर नहीं दे पाया तो कंपनी इससे इसकी ज़मींदारी को छीन लेगी, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन हुई, ब्रिटिशर्स का प्लान फेल हुआ क्योंकि ज़मींदार ने एग्रीकल्चर कंडीशन को सुधारने की कोशिश नहीं की, राइट। लेकिन ये सिचुएशन चेंज होंगी, ये तो एक रीज़न था परमानेंट सेटलमेंट एक प्रॉब्लमेटिक जोन बन के रह गया था कंपनी के लिए। दूसरा कंडीशन यहाँ पे चेंज होती है 19th सेंचुरी में। यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होंगी, ठीक है। 19th सेंचुरी में क्या हुआ, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होने लग जाएंगी,
सॉइल क्वालिटी थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव होगी, है ना, किसान उस पर मेहनत करेंगे, क्वालिटी इम्प्रूव होगी और एग्रीकल्चर अच्छा खासा होने लग जाएगा। ठीक है, मतलब पहले से तो बेटर हो रहा था। ठीक है, फूड ग्रेन्स ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एक समय ऐसा आएगा 19वीं सेंचुरी में कि ये जो ज़मींदार हैं इनको समझ में आएगा कि लैंड क्वालिटी अपने आप इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो अब हम किसानों से ज़्यादा पैसा ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ज़मींदार ने क्या करना शुरू किया, किसानों से ज़्यादा रेवेन्यू लेना शुरू किया, लेकिन कंपनी को तो 100 रुपये ही दे रहे हैं। तो ये जो 50 रुपये थे ये ज़मींदार के पास जा रहे थे। बहुत सारे फार्मर से सरप्लस रेवेन्यू लिया जाता है बाय दी ज़मींदार्स। ठीक है, लेकिन कंपनी को फिक्स्ड अमाउंट मिल रहा है। अब कंपनी को ये बात सहन कैसे होगी कि भैया ऑल्दो ये क्राइटेरिया हमने खुद ने बनाया था, ठीक है, लेकिन स्टिल हम कैसे बियर कर लें कि प्रॉफिट किसी और के पास जा रहा है और हमको उतना ही पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को ख़त्म किया जाएगा बाय दी ब्रिटिशर्स देमसेल्व्स, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। आई होप ये क्लियर होगा। अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट है दोबारा से रिवाइंड करो, फिर से इसको एक बार देखो। ठीक है, भले ज़्यादा स्पीड में देख लो, लेकिन इस टॉपिक के क्लियर होने के बाद ही आई वुड सजेस्ट कि आप दूसरे टॉपिक पे जंप करें, राइट। तो अभी हमने देखा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है। अब हम देखेंगे अगला सिस्टम। ठीक है, देखो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम पढ़ा तो उसको पढ़ने के भी दो तरीके थे। एक तो मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ डेटा दे दो अपने दिमाग को, इन्फॉर्मेशन दे दी आपने अपने दिमाग को कुछ कि हाँ परमानेंट सेटलमेंट ये था, ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें हुई, क्या फ़ायदा था क्या नुकसान था, कंपनी को उसको चेंज क्यों करना पड़ा, राइट। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगी। दूसरा उससे भी बेहतर तरीका ये है, अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा सा चलाना चाहते हो, सी योर माइंड इज़ लाइक अ मशीन, है ना। अगर आप किसी भी मशीन को ज़्यादा समय तक यूज़ नहीं करेंगे तो वो जाम हो जाएगी, प्रॉपर फंक्शनिंग वो नहीं देगी और आगे किसी फर्दर यूज़ की भी नहीं रहेगी। ऐसा ही आपका दिमाग है। अगर आप अपने दिमाग को हैबिचुअल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डेटा या इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की, लेकिन आप उसको प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, चर्निंग नहीं हो रही आपके दिमाग में उस चीज़ को लेकर और ख्याल इमर्ज नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा, माइंड हैबिचुअल हो जाएगा कि हाँ बस डेटा आया ख़त्म, स्टोर कर लो, मेमोराइज़ कर लो, है ना। लेकिन ज़रूरी क्या है कि जैसे हमने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम पढ़ा तो आपको वहीं नहीं रुकना है। बहुत अच्छे से जब आप फ्रेश मूड में हो या जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं इस चीज़ में थोड़ा और इंटरेस्ट हमको गेन करना है, ठीक है, तो आप बहुत सारे क्लॉजेस लगा कर देखें कि अच्छा ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप एक दो गलत लॉजिक लगा लेंगे, है ना, जिसको करेक्ट करने के लिए आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक है, इंटरनेट है, टीचर्स हैं, ठीक है, आप यहाँ पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। लेकिन माइंड को हैबिट बनानी पड़ेगी कि वो सोचे उस चीज़ को, प्रोसेस करे, है ना। जो लोग प्रोसेस करके चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको याद करने की ज़रूरत कम है एज़ कम्पेयर टू पीपल जो प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डेटा दे रहे हैं, राइट। आई हैव जस्ट गिवन यू एन एग्जाम्पल, ठीक है, एक आइडिया बस मैंने आपको दिया है, आप चाहे तो यूज़ करें चाहे तो इग्नोर कर दें, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है महलवारी सिस्टम। देखो अभी मैंने आपको बताया कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स थे, ठीक है, कुछ ड्रॉबैक्स थे पीजेंट्स के लिए, ज़मींदार्स के लिए, और कुछ ड्रॉबैक्स साबित हुए कंपनी के लिए, राइट। तब कंपनी को रियलाइज़ होता है कि नहीं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इज़ नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन, अब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है, जो हमारा मेन मोटिव था वो पूरा नहीं हो रहा है और कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट का जो फेलियर होता है उसके बाद समझ में आता है कि कंपनी के एक्सपेंसेस कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं और पीजेंट्स भी सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको ये डर है कि अगर वो बढ़ाकर भी रेवेन्यू ज़मींदार को नहीं दे रहे तो ज़मींदार उनसे उनकी ज़मीन छीन लेगा, और कंपनी को भी ये लग रहा है कि ज़मींदार पावरफुल हो रहा है क्योंकि उसको ज़्यादा टैक्स मिल रहा है ना, और हमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स मिल रहा है। तब यहाँ पर क्या होता है, ब्रिटिशर्स, ये जो आपकी कंपनी है वो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को ख़त्म करेगी, ठीक है। और यहाँ पर आपके जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस होते हैं बंगाल के, है ना, जिसको आप कह सकते हैं प्रेजेंट डे जो यूपी वाला हिस्सा है, ठीक है, ईस्टर्न यूपी वाला जो हिस्सा है उसको नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। एक और चीज़, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम और महलवारी सिस्टम ये दोनों ज़्यादातर थे नॉर्थ इंडिया के लिए, ठीक है। इसके बाद वाला जो सिस्टम है रेवतवारी सिस्टम वो प्राइमरीली था आपके साउथ इंडिया में, ठीक है, ये दोनों थे नॉर्थ इंडिया में।
अब यहाँ पर जब परमानेंट सेटलमेंट काम नहीं करेगा तो ब्रिटिशर्स कुछ नए आइडियाज़ लेकर आएंगे, है ना। मतलब पोर्ट्रे इस तरीके से नहीं करेंगे जनता के सामने कि क्योंकि हमें ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, ज़मींदार को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, इसलिए हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। वो किस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं कि ये जो तरीका है ये थोड़ा सा एक्सप्लॉइटिंग है, ठीक है। तो अब हम इसको चेंज करते हैं, और हम किस तरीके से चेंज करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे महाल, ठीक है। ये जो वर्ड महाल है इसका मतलब है विलेज, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला कि नॉर्थ इंडिया में विलेज जो है वो एक सोशल आइडेंटिटी है जिसको बचाना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलर विलेजेस की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, लोग अपने अपने विलेज से ज़्यादा आइडेंटिटी को रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि विलेजेस को बचाना ज़रूरी है, ठीक है। कौन सा ब्रिटिशर आएगा यहाँ पर, महाल वाली सिस्टम के लिए आएंगे आपके हॉल्ट मैकेंजी, है ना। कब आएंगे ये, 1822, राइट। यहाँ पर जो आपके हॉल्ट मैकेंजी आते हैं 1822 में, ये लेकर आएंगे महलवारी सिस्टम, और ये बोलेंगे कि महल यानी जो विलेज है ये एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, ठीक है, जिसमें जितने भी सारे पीजेंट्स हैं वो सब अब अपनी आइडेंटिटी अपने विलेज से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो अब हम इस रेवेन्यू सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करेंगे, और यहाँ पर जैसे पावर थी ज़मींदार के पास, यहाँ पर पावर किसको दे दी, विलेज हेडमैन, यहाँ पर पावर किसके पास है, विलेज हेडमैन, और यहाँ पर किसके पास थी, ज़मींदार। विलेज हेडमैन के पास पावर है कि वो पूरे गांव में जितने भी पीजेंट्स हैं उन सबसे टैक्स इकट्ठा करेगा, उन सबसे रेवेन्यू इकट्ठा करेगा और कंपनी को देगा, है ना। सेम काम जो ज़मींदार कर रहे थे वो किसको दे दिया, विलेज हेडमैन, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमारे विलेजेस को प्रोटेक्ट करने की बात कर रही है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इतना सा नहीं था, यहाँ पर ये रेवेन्यू लेने के तरीके को भी चेंज करते हैं। कैसे, अब ये बोलते हैं कि कुछ भी फिक्स्ड नहीं होगा, कोई भी रेवेन्यू फिक्स हम नहीं करेंगे, पूरा का पूरा जो भी विलेज है, हर विलेज में हर प्लॉट पर एक असेसमेंट किया जाएगा, ठीक है। हर प्लॉट पर क्या किया जाएगा, एक असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि कलेक्टर नाम का एक व्यक्ति होगा जो कंपनी के द्वारा जाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारे कलेक्टर्स कंपनी ने बनाया, उन्होंने बोला कि आप क्या करें, एक एक विलेज को पकड़े और विलेज में जितने भी प्लॉट्स हैं, ठीक है, जितने भी पीजेंट्स हैं, उन सबके आप खेत पर जाएं, उनके खेत को असेस करें। असेस करने का मतलब है चेक करना, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना। असेस करने में क्या क्या इंक्लूड होगा कि वो जो पर्टिकुलर फार्मर है उसके पास प्लॉट कितना है, ठीक है, उसकी जो सॉइल की क्वालिटी है वो कैसी है, वो साल भर में कितनी क्रॉप्स को ग्रो करता है, टोटल प्रोडक्शन कितना है, कितना टैक्स पे कर सकता है। ये सारी चीज़ें क्यों गिनी जा रही थी, क्यों असेस की जा रही थी, ये देखने के लिए कि जो एक्चुअली टैक्स पेयर है, ठीक है, जो पीजेंट एक्चुअली है वो कितनी, उसकी कैपेबिलिटी कितना टैक्स पे करने की है, ठीक है। जितनी उसकी कैपेबिलिटी होगी, जितने उसका प्लॉट साइज होगा, उसके ही हिसाब से उससे रेवेन्यू लिया जाएगा, ठीक है। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना सोचा कि जितना एक व्यक्ति टैक्स पे कर सकता है हम उससे उतना ही टैक्स लेंगे, है ना। और वो कितना पे कर सकता है ये कैसे देखेंगे, हम अपनी तरफ से लोगों को भेजेंगे जो उनके प्लॉट को असेस करेगा, है ना, उनकी एक्चुअल इकोनॉमिक कंडीशन को कैलकुलेट करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उस पर टैक्स लगाएंगे, राइट। लेकिन असलियत में क्या होता है, बहुत ही कम प्लॉट्स का असेसमेंट होता है ना। और देखो क्यों, क्योंकि ये काम अल्टीमेटली कंपनी करा रही है ना, और जितना ईमानदारी से काम बताते हैं उतना ईमानदारी से काम करते नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही रेयर प्लॉट्स का असेसमेंट होता है ना, और बाकी सारे फार्मर्स के ऊपर ऐसे ही रेंडमली टैक्स लगा दिया जाता है। तो क्या ये एक्चुअली जो दिखाया जा रहा था वैसा काम हुआ, नहीं, ठीक है। अल्टीमेटली पीजेंट्स को वही टैक्स पे करना पड़ रहा था जो कंपनी उनके ऊपर इम्पोज कर रही थी, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला, एक और क्लॉज था इसमें कि हर प्लॉट से जितना भी रेवेन्यू आएगा, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम
all the plots will be added and then the revenue of the village will be calculated. बस चेंज इतना सा था इसमें कि जैसे बहुत सारे ज़मींदार थे एक ही विलेज में और वो अलग अलग अपनी ज़मींदारी से रेवेन्यू लाकर कंपनी को दे रहे थे, यहाँ पर इन्होंने क्या बोल दिया कि एक विलेज से सिर्फ विलेज हेडमैन होगा जो क्या करेगा, पूरा रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और सारा रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद ऑन द बिहाफ ऑफ द होल विलेज वो जाकर दे देगा किसको, कंपनी को, राइट। मतलब हर एक विलेज से एक ही बार में टैक्स आएगा जो कंपनी ले लेगी, राइट। लेकिन इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा क्या था, मैंने आपको बता दिया है कि ये जो असेसमेंट होना था प्लॉट्स का ये एक्चुअली नहीं होता है, बहुत कम प्लॉट्स का असेसमेंट होता है, जिसके कारण बहुत और ज़रूरी नहीं कि जिसका असेसमेंट हुआ है उसको उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से फॉल्स होप को क्रिएट यहाँ पर किया गया, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, अल्टीमेटली महलवारी सिस्टम भी किसी काम का नहीं बचेगा, राइट। तो ये हो गए आपके दो सिस्टम्स, परमानेंट सेटलमेंट एंड दी महलवारी सिस्टम, राइट। चलो आफ्टर दैट हम देखेंगे तीसरा सिस्टम। इस तरीके से क्यों लिख रही हूँ, ताकि आपको एक तरीके से कंपैरेटिव स्टडी साथ में ही मिल जाए, राइट। तीसरा सिस्टम था मुनरो सिस्टम या फिर इसी को आप कहेंगे रेवतवारी सिस्टम। देखो यहाँ पर ये जो रेवत है इसका मतलब है पीजेंट, ठीक है। यहाँ पर रेवत का मतलब क्या है, पीजेंट, ठीक है। और मुनरो सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट वॉज गिवन बाय सर थॉमस मुनरो, ठीक है, दैट इज़ वाई इसको बोला गया है मुनरो सिस्टम। और इसकी तीसरी खास बात क्या है, इट वॉज प्रिवेलेंट इन साउथ इंडिया, मतलब कंपनी की जो सदर्न टेरिटरीज थी उसमें चालू हुआ था आपका मुनरो सिस्टम या फिर जिसको आप कह रहे हैं रेवतवारी सिस्टम, ठीक है। अब रेवतवारी सिस्टम में तीसरा चेंज कौन सा आएगा, ठीक है। अभी हमने दो सिस्टम्स देखे जिनमें ये चेंजेस थे, ठीक है। देखो यहाँ पर था कि ज़मींदार डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे किससे, पीजेंट से, है ना, लेकिन कंपनी का कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट पीजेंट्स के साथ नहीं है। दूसरा सिस्टम जो है महलवारी सिस्टम, इसमें भी यही चीज़ है, बस ज़मींदार की जगह बन गया है विलेज हेडमैन, ठीक है। तब भी कंपनी डायरेक्टली पीजेंट्स के कांटेक्ट में तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो तीसरा सिस्टम आएगा मुनरो सिस्टम या फिर रेवतवारी सिस्टम आप कह रहे हैं, देखो नाम से ही सपोज, मतलब नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि पीजेंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन होगा, पीजेंट्स, किसके, कंपनी के, ठीक है। कंपनी ने क्या बोला कि देखो एक काम करते हैं, अब किसी भी मिडिल मैन को रखते ही नहीं है, ना तो ज़मींदार होगा, ना विलेज हेडमैन होगा, ना कलेक्टर होगा, कोई नहीं, ठीक है। रेवेन्यू हम डायरेक्ट किससे कलेक्ट करेंगे, पीजेंट से, ठीक है। मतलब हमारे और पीजेंट के बीच में कोई भी इंटरमीडिएटरी नहीं रहेगा जो पैसा खा सके, ठीक है, या जिसके कारण जो पीजेंट हैं वो अच्छे से एग्रीकल्चर ना कर पाए और कंपनी को लॉसेस हो रेवेन्यू के, ठीक। तो उन्होंने बोला सबसे अच्छा तरीका है डायरेक्ट कांटेक्ट रखो किसके साथ, पीजेंट के साथ, कि पीजेंट डायरेक्टली टैक्स किसको पे करेंगे, कंपनी को, राइट। लेकिन ये सिस्टम भी अल्टीमेटली फेल होगा, जिसका कारण क्या है, यहाँ पर जो टैक्सेस होंगे वो भी बहुत ज़्यादा हाई होंगे, है ना, इतने ज़्यादा टैक्सेस कि अगर एक पीजेंट चाहे भी तो वो टैक्स पे कर ही नहीं पा रहा। पूरा टैक्स कोई भी पीजेंट पे नहीं कर पा रहा था क्योंकि एग्रीकल्चर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, है ना। और साथ में जैसे अब तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, इरिगेशन के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन उस समय का जो किसान था वो रेनफॉल पे डिपेंड कर रहा है ना, अंडरग्राउंड वाटर पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो अब जो एग्रीकल्चर हो रहा है वो पुराने एग्रीकल्चर से बहुत डिफरेंट था, है ना, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था और जिसके कारण हाई टैक्सेस को पे करने में पीजेंट्स को आती थी परेशानी। और यहाँ पर भी
कंपनी ने यही बोला था जो बात यहाँ पर बोली गई थी कि हम हर पीजेंट के प्लॉट को पहले असेस करेंगे और उसके बाद उसको टैक्स पे करने के लिए बोलेंगे, लेकिन वो भी चीज़ यहाँ पर नहीं होगी, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी 3 सिस्टम्स, महलवारी सिस्टम, रेवतवारी सिस्टम एंड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, तीनों सिस्टम्स अलग अलग जगह के लिए थे, 2 नॉर्थ इंडिया के लिए थे, ये वाला साउथ इंडिया के लिए था, राइट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, पीजेंट्स कहीं पर भी इतना टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे जितना रेवेन्यू कंपनी को चाहिए था, चाहे ज़मींदार हो बीच में या विलेज हेडमैन हो या कोई भी ना हो, ठीक है। उतना टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे पीजेंट्स, जिसका नुकसान हो रहा था कंपनी को, और पीजेंट्स को तो हो ही रहा था, उनको तो एक्सप्लॉयटेशन उनका अलग से चल ही रहा था, राइट। लेकिन कंपनी को जब रेवेन्यू लॉस होगा तो कंपनी भी इसको बियर नहीं करेगी, है ना, वो फोर्स करेगी पीजेंट्स को टैक्स देने के लिए, और अगर वो टैक्स नहीं दे पा रहे हैं तो कंपनी उनसे उनकी ज़मीन ले लेगी और ऐसे पीजेंट्स को देगी जो एक्चुअली उस पर सही तरीके से काम कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी सिचुएशंस के चलते अब आप देखो ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है, फिर जो ओनरशिप राइट्स है ओवर देयर ओन लैंड, जो पीजेंट सदियों से अपने जनरेशन बाय जनरेशन उसको पास ऑन होके मिली है ज़मीन, है ना, वो उससे छीन ली जाए क्योंकि वो टैक्स पे नहीं कर पा रहा, और वो टैक्स जो ज़रूरत से ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो इस तरीके से पीजेंट्स के मन में आएगी रेवोल्यूशन की भावना, है ना। पीजेंट्स कंपनी के अगेंस्ट होंगे, कंपनी के अगेंस्ट तो होंगे, साथ में ऐसे ज़मींदार्स के भी अगेंस्ट होंगे जो उनको लगेगा कि कंपनी का सपोर्ट कर रहे हैं और हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 3 सिस्टम्स फॉर रेवेन्यू कलेक्शन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसके आगे की कहानी क्या है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तीनों सिस्टम्स में कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।